नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए 2 महीने के करीब होने को हैं। चुनाव परिणाम के बाद भले ही केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई हो, लेकिन सीटों के हुए भारी नुकसान पर अब भी पार्टी के अंदर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी को आखिर इतने सीटों का अनुमान क्यों हुआ है? आखिर कैसे पार्टी अकेले दम पर बहुमत से 32 सीट दूर रह गई? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, मगर इस बीच बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के बयान ने एक नया बवाल शुरू कर दिया है। चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व वाले एजेंडे पर वापस लौट रही है, और यह चर्चा क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। तो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो। रिजल्ट ऑफ 2024 खत्म नहीं हो रही बीजेपी की टीस। असम टू यूपी वाया बंगाल, हिंदू मुस्लिम वोट पर बवाल। 51 सनत অসম मुस्लिम मेजोरिटी देश हो। कैसे बदला नतीजों का किया, कद्दावर कर रहे खुलकर क्लियर। हर लोकसभा में लगभग 1 लाख वोटों का हेरा फेरी हुआ, और ये हेरा फेरी एक तरह से वोट जिहाद ही हुआ है। दावा पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर सरकार बनाने का था। दावा सहयोगियों को मिलाकर 400 पार का भी था, लेकिन 4 जून को जब फाइनल नतीजा आया तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। फिर शुरू हुआ बैठकों का दौर, प्रदेश दर प्रदेश समीक्षाएं होने लगी, मंथनों का दौर चल पड़ा। आखिर चूक कहां हुई, इसको लेकर रिपोर्ट पर रिपोर्ट बनने लगी, और इन सब से निकलकर जो सामने आया, उसके बाद बीजेपी के कद्दावर नेताओं का एक अलग ही रुख नजर आने लगा है। असम से बंगाल और बिहार से यूपी तक बीजेपी के दिग्गज नेता खुलकर अपनी टीस जाहिर करने लगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से कम तो यही लग रहा है। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। वैसे तो सीएम योगी का यह बयान प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में हुए एक वारदात को लेकर थी, जिसमें बाइक सवार एक महिला के साथ कुछ मंचलों ने अभद्रता और छेड़छाड़ की थी। मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई भी हुई, अधिकारियों के सस्पेंशन और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, और उसी के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खुलेआम अपराधियों की जाति और धर्म बताकर उस पर बुलेट एक्शन की बात कह डाली। फिर क्या था, सियासत भी हावी हो गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी और मुख्यमंत्री आवास के नजदीक हो रही है। सरकार उस पर गंभीरता से संज्ञान लेने के बजाय उसमें राजनीतिक रोटी सेक रही, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के नाम और धर्म बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि आप अपराधियों पर कार्रवाई करने से पहले उनके नाम और जाति धर्म देखते हैं। जो भी दोषी हैं, जो भी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, वो किसी जाति धर्म के हों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक मामले में इस तरीके की राजनीति ना करे। नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं, उनके नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो वादे जनता से किए थे चुनाव में, वो वादे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जब सरकार बनती तो उनको पूरा करती। हमारी जिम्मेदारी ये है, लेकिन उन सवालों को हम लगातार उठाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, महंगाई कम करने का,
किसानों की आय दुगनी करने का, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालने का, उन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब वो विपक्ष को उनके वादों की याद दिला रहे हैं, तो विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात को याद दिलाना चाहता है कि विपक्ष की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भाजपा ने जो किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ? ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एक प्रदेश के मुखिया अपराधियों को जातियों में क्यों बांटने लगे? गोमती नगर में हुई घटना में जो 2 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, वो जाति से यादव और मुसलमान हैं। विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री ने इनकी जातियां बताकर यह साबित करने की कोशिश की है कि दादागिरी गुंडई में अभी भी वही लोग शामिल हैं जो समाजवादी पार्टी के पुराने समर्थक माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के एमवाई पर प्रहार। दूसरी बात, धार्मिक आधार पर एक संकेत देना। अब जरा इसे आंकड़ों में समझिए। अब की बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश भर में महज 240 सीटें मिली, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़ों से 32 सीटें कम है। वहीं पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली थी, जो कि बहुमत के आंकड़े से 31 सीटें ज्यादा थी। अब की बार बीजेपी को जहां देश भर में 36.56% वोट मिले हैं, वहीं पिछली बार यह आंकड़ा 37.30% था, जिसमें यूपी का सबसे बड़ा योगदान था। यूपी में अकेले बीजेपी को तब 80 में से 71 सीटें मिली थी, लेकिन अब की बार ये ग्राफ गिरकर सीधे 33 पर आ गया, यानी 38 सीटों का भारी नुकसान। वोट शेयर में भी बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2019 में जहां बीजेपी को यूपी में 49.98% वोट मिले थे, वहीं 24 में घटकर यह आंकड़ा 43.31% पर पहुंच गया। ऐसा माना जाता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति में बदलाव किया, उसमें मुस्लिमों के वोट बैंक का कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता था। इसमें से ज्यादातर या तो शिया कम्युनिटी के लोग थे या फिर मुस्लिम महिलाएं थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में हालात पूरी तरीके से बदल चुके थे। तमाम मुस्लिम बहुल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले। मुस्लिमों के साथ दलितों ने भी गठजोड़ बना करके इंडिया गठबंधन को वोट किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो गया है कि वो एक बार फिर से अपने प्रखर हिंदुत्व की राह पर वापस लौटे, और भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरीके का करने का प्रयास भी कर रही है। अगर आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए बयान को देखें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कहां पर निशाना लगा रहे हैं। बात यूपी तक ही सीमित नहीं, लोकसभा चुनाव में मिले झटकों का असर और उसमें मुस्लिम वोटर्स का रुझान बंगाल बीजेपी के कद्दावर और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बयानों से साफ झलकता है। शुभेंदु साफ तौर पर कह चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए। আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी को 48 में से 12 सीटें और 38.73% वोट मिले। 2019 में यही आंकड़ा 18 और 40.7% था। यूपी और बंगाल के 2 कद्दावर नेताओं को सुनने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो इन सब से कई कदम निकलकर आगे आ गए। उन्होंने कहा कि यही हाल रहा तो 2051 तक असम मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। এইটুক যদি আপুনি ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰজেকশ্যন কৰে তেতিয়ালে 41 চনত মুছলিম আৰু হিন্দুৰ জনসংখ্যা প্ৰায় সমান হ'ব আৰু 51 চনত অসম
মুছলিম মেজৰিটি দেশ হ'ব। এইটো মই বনোৱা তথ্য নহয়। 2011 সেন্সাস পৰৱৰ্তী সময়ত NRCত আবেদন কৰা লোকৰ হিন্দু মুছলমান ৰিলিজিয়াছ ডিভিজন। बात देश में हिंदू मुस्लिम की हो और उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अपना तर्क ना हो, यह भला कैसे हो सकता? गिरिराज सिंह तो अब की बार बीजेपी के सीट घटने के पीछे एक बड़ी साजिश का दावा करते हुए उसे वोट जिहाद तक का नाम दे चुके हैं। गिरिराज सिंह के मुताबिक हर बूथ पर 40 से 50 हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। इसके लिए वो बाकायदा चुनाव आयोग से जांच की मांग भी कर चुके हैं। माइनॉरिटी अब हम लोग भी इसकी जांच कराना शुरू कर दिया है। 4-5 दिन से रिपोर्ट आना शुरू हो गया है। ये हर लोकसभा में लगभग 1 लाख वोटों का हेरा फेरी हुआ है और ये हेरा फेरी एक तरह से वोट जिहाद ही हुआ है। और ये बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी 4 स्टेट को टारगेट किया गया। बीजेपी शासित राज्यों के 2 सीएम, एक प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय मंत्री जैसे कद्दावर नेताओं के इन बयानों से ये कयास लगने लगे हैं कि बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व के एजेंडे पर अब वापस आ रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में चलने वाली इस पार्टी का एक बड़ा एजेंडा कट्टर हिंदुत्व है और यही वजह है कि तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बाद, कथित अंदरूनी संघर्ष के बाद भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और निकट भविष्य में बने भी रहेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा बड़ा साफ है और भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व के साथ ही जातीय गुणागणित को दुरुस्त करके 2027 के मुकाबले में आएगी अखिलेश यादव के सामने। खैर, लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से बीजेपी अब आगे के चुनावों के लिए अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर तमाम बड़े नेताओं के बयान और पार्टी के कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स इसो इशारा जरूर कर रहे हैं कि आने वाले चुनावों में बीजेपी का अपना कोर एजेंडा खुलकर दिख सकता है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।